हेलो दोस्तों। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का 8th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जैसा कि हिंदी के बुक में लिखा होगा, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो ये स्ट्रेंज केस या अजीब दास्तान शब्द क्यों जोड़ा गया है, इसके बारे में मैं खुद चर्चा नहीं करूँगा। ये आपको जब लेक्चर खत्म होगा तो आपको ये खुद बातें समझ में आ जाएगी कि इसे स्ट्रेंज केस क्यों कहा गया है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है यूरोप, ठीक है। और इस यूरोप में यहाँ पे है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। जैसे ऊपर यहाँ पे स्कॉटलैंड है, यहाँ इंग्लैंड है, ये वेल्स, ये नदर्न आइलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये सारी चीज़ें मिल करके द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैसे बनी, इसी के बारे में हमको आज चर्चा करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले कि मैं ये लेक्चर शुरू करूं, आपके सामने दो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर देना जरूरी है, क्योंकि बार बार इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में बार बार ये दोनों वर्ड्स आएंगे। तो ये दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरीके से हिंदू संप्रदाय में, हिंदू धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं, जैसे कि शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैसे ही इस्लाम में शिया सुन्नी, वैसे ही बुद्धिज़्म में महायान हीनयान। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जैन धर्म में भी आप देखते होंगे दिगंबर, ठीक है, और श्वेतांबर। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी दो सेक्ट हैं, दो संप्रदाय हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई है तो उस समय से जो धर्म चला, जो उसमें संप्रदाय चला आ रहा था, उसको हम बोलते हैं कैथोलिक्स, ठीक है। 15th सेंचुरी का जो समय था वो एक पुनर्जागरण का समय था, रिनेशा का समय था, और उस समय बहुत सारे परिवर्तन हुए समाज में, खास करके धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन। और उसी दौरान बहुत सारे लोगों को जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, उनको ऐसा लगा कि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। तो उसी दौरान कुछ लोगों के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, एक प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट का परिणाम था कि क्रिश्चियनिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई और एक नया संप्रदाय क्रिश्चियनिटी के अंदर आता है। चूंकि यह प्रोटेस्ट करने के बाद आया था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट्स। अब इसमें कौन सा नया है, कौन सा पुराना है, ये याद करना मुझे नहीं लगता कि अब बहुत कठिन होगा। जो पहले से चला आ रहा है वो कैथोलिक्स है। याद करने के लिए C फॉर क्रिश्चियनिटी और C फॉर कैथोलिक्स। वैसे ही जो प्रोटेस्ट करके आया वो प्रोटेस्टेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो चुका होगा और आप कभी इसे नहीं भूलेंगे। अब दोनों ये जो संप्रदाय हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, उन दोनों में अंतर क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो कैथोलिक्स हैं, जो पहले से जो यानी कि संप्रदाय चला आ रहा है क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसमें लोग बाइबल पे विश्वास करते हैं, ट्रेडिशंस पे विश्वास करते हैं और पोप के ऊपर भी विश्वास करते हैं। जबकि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, यानी कि जो आंदोलन के बाद नया संप्रदाय उत्पन्न होता है, उसमें लोग सिर्फ और सिर्फ बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। ये कैसे हम समझेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग आप देखते होंगे चर्च में जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं। तो जो लोग ऐसा करने वाले हैं वो लोग बाइबल के साथ साथ ट्रेडिशंस और पोप में भी विश्वास करते हैं, यानी कि ये लोग कैथोलिक्स हैं। और जो लोग सिर्फ बाइबल में विश्वास करते हैं वो लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं। जैसे आपको पता होगा, जो लास्ट लेक्चर में जब मैंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, तो अब अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया था कि इटली का जो सेंट्रल पार्ट था वहाँ पर एक द पेपल स्टेट हुआ करता था, जहाँ पे कि एक पोप का राज हुआ करता था, जिसको जो है कि फ्रेंच आर्मी प्रोटेक्ट करती थी। तो वो जो पोप है उसको बाद में जो है क्या किया गया, वहाँ पे एक शहर बनाया गया जहाँ पे ऑटोनॉमी दी गई पोप को, और जिसको हम बोलते हैं वेटिकन सिटी। तो आप जानते होंगे कि जो वेटिकन सिटी का जो चर्च है उसके जो पोप हैं, उनको माना जाता है कि ही इज़ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस, ठीक है। तो वो कैथोलिक्स के क्रिश्चियन है, क्योंकि पोप में विश्वास सिर्फ कैथोलिक्स लोग करते हैं, नॉट कि प्रोटेस्टेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। तो आगे जब भी ये वर्ड्स आएंगे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा। तो आइए आज का लेक्चर दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स दोस्तों मानते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये नेशंस और नेशन स्टेट के फॉर्मेशन का एक मॉडल है, यानी कि नेशन या नेशन स्टेट का फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। क्यों ऐसा मानते हैं, क्योंकि जो ग्रेट ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है वो किसी सडन अपहेवल या रिवॉल्यूशन का परिणाम नहीं है, यानी कि कोई अचानक होने वाले विद्रोह या अचानक होने वाले आंदोलन का ये परिणाम नहीं है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था जर्मनी के यूनिफिकेशन के समय, इटली के यूनिफिकेशन के समय, तो उस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो किस तरीके से हुआ उसी को हम आज चर्चा करेंगे। यह रिजल्ट था एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का, यानी कि एक बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले एक प्रोसेस का परिणाम था आज का जो हमें द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो दिखता है, ठीक है।
तो 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो ये कैसे ये चीज़ बनी, उसी को हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो ब्रिटिश आइल्स है ना, यानी कि जो ब्रिटिश द्वीप हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में एक मैप दिखाया था ना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे द्वीप थे, ठीक है, बहुत सारे आइल्स थे। तो ये आइल्स जो हैं उस पे जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिसमें कि लोगों की एथनिसिटी जो है वो अलग अलग होती है। इंग्लिश लोग, वेल्श लोग, स्कॉट, आयरिश, ठीक है। तो ये सभी जो लोग हैं, इन सबके अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, अपने कल्चर है, यानी कि सबकी एथनिसिटी अलग अलग है। मैंने दिखाया आपको मैप, देखिए ये है आयरलैंड। आयरलैंड में रहने वाले लोग कौन से हो गए, ये हो गए आयरिश, ठीक है। स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग, ये है स्कॉटलैंड, यहाँ रहने वाले लोग स्कॉटिश। ये है वेल्स, यहाँ रहने वाले लोग वेल्स कहलाते हैं। और ये है रेड कलर का इंग्लैंड, यहाँ के रहने वाले लोग इंग्लिश, ठीक है। तो ये सबकी एथनिसिटी अलग अलग है, सबका कल्चर अलग है और सबका पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी अलग अलग है। अब देखिए, समय के साथ क्या हुआ कि जो इंग्लिश जो नेशन है, अभी मैंने आपको दिखाया, एक बार और दिखाता हूँ मैप में। ये जो इंग्लिश नेशन है ना, ये इंग्लैंड, ठीक है। समय के साथ क्या हुआ कि इस इंग्लिश नेशन का जो प्रभाव है, जो संपत्ति है, जो धन है, जो शक्ति है, वेल्थ और पावर, ये सभी चीज़ें जो है ना समय के साथ बढ़ती चली गई। और ये इस समय के साथ इतना पावरफुल हुआ कि यहाँ पे एक समय ऐसा या 1688 का जो ईयर्स था, उस समय यहाँ पे एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ। इसको हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन नाम से क्लियर होगा, ठीक है। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था, इसमें कोई खून नहीं बहा और एक रिवॉल्यूशन भी हो गया। जैसा कि जब हम रिवॉल्यूशन शब्द के बारे में जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ना कि एक बहुत सारी क्रांति हुई होगी, बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, बंदूक चला होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जो कि कंप्लीटली ब्लडलेस था, यानी कि कोई इसमें खून नहीं बहा, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस 1688 के इस रिवॉल्यूशन के द्वारा जो सॉवरेन जो पावर है, ठीक है, वो पार्लियामेंट से ले करके, ठीक है, सॉरी, पार्लियामेंट के द्वारा वहाँ के मोनार्क से सीज कर लिया गया। यानी कि जो मोनार्क है, जो राजा है, उससे पावर छीन लिया गया, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। यानी कि अब सुप्रीम पावर कौन हो गया, वो हो गया पार्लियामेंट। और इस समय के बाद क्या होने लगा वहाँ पे कि जो भी राजा है उसको नियुक्ति देना, उसके विशेषाधिकार तय करना, उसके कौन से प्रिविलेजेस होंगे, वो सभी तय करना, ये पार्लियामेंट का काम हो गया। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 1688 के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद राजा जो हो वहाँ पे है ब्रिटेन में, वो एक तरीके से पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस वहाँ पे हुआ था। और इसी के बाद एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया 1707 में, किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है, और बना एक नया टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्या हुआ, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड को जोड़ने के बाद, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के द्वारा इन दोनों को जोड़ने के बाद जो बना, उसको हम बोलते हैं द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ध्यान रखिएगा, ये एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि दो एरियाज़ को ला करके मिला करके एक एरिया बना दिया गया, नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। ये एक सिर्फ राजनीतिक रूप से हुआ, न कि भौगोलिक रूप से, क्योंकि भौगोलिक रूप से हम दो जगहों को मिला करके मिला करके और एक एरिया हम नहीं बना सकते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकली तय हुआ जो है, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, न कि एक जियोग्राफिकल, न कि एक भौगोलिक। ये न्यूज़पेपर की उस समय का एक क्लिप है जिसमें आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है आर्टिकल ऑफ यूनियन, और इसी में पब्लिश किया गया है कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों को मिलाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका उस समय का किंगडम ऑफ इंग्लैंड, जिसमें कि वेल्स भी आता है। वेल्स कब आया ये मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। तो इंग्लैंड और वेल्स दोनों को मिला के बोलते थे किंगडम ऑफ इंग्लैंड। और 1707 में स्कॉटलैंड को भी मिला लिया गया। और जब इन दोनों को मिला दिया गया तो क्या बना, इसको मिलाने के बाद बना द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका असर क्या हुआ कि अब इंग्लैंड, जिसके कंट्रोल में स्कॉटलैंड आ चुका था, अब वो अपने सभी प्रभाव, इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड के ऊपर इम्पोज कर सकता था। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स का डोमिनेटेड हो गए, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहाँ पे इंग्लैंड के मेंबर्स जो है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मर्ज कर दिया गया और बना द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो उसी दौरान क्या किया गया कि दोनों का जो पार्लियामेंट था, दोनों के पार्लियामेंट को भी मर्ज कर दिया गया और एक नया ब्रिटिश पार्लियामेंट बना। तो उस नए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इंग्लिश लोग थे, जो यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे, उनकी संख्या स्कॉटलैंड के मेंबर्स की संख्या के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा थी। अब स्कॉटलैंड का जो है एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है, एक अलग कल्चर है, एक अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, ये सभी के सभी जो है समय के साथ सप्रेस कर दिए गए। स्कॉटलैंड के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जो कल्चर था उनका अलग, उन सबको जो है धीरे धीरे सप्रेस कर दिया गया, यानी कि नष्ट कर दिया गया या कुचल दिया गया। इसी दौरान जो स्कॉटिश हाईलैंड्स के, हाईलैंड वर्ड जो है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे, अभी कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। जो स्कॉटिश हाईलैंड के जो कैथोलिक्स थे, अभी क्लियर होगा मुझे उम्मीद है कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स कौन थे, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया। तो जो स्कॉटिश हाईलैंड के जो कैथोलिक्स थे, इन्होंने कई बार ये कोशिश किया कि जो उनका इंडिपेंडेंस था 1707 से पहले, उसको वो फिर से रीगेन कर ले। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कभी भी जब भी अटेम्प्ट किया, जब भी प्रयास किया, तो उनके इस आंदोलन को, उनके इस रिवोल्ट को हमेशा बहुत ही ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया, बहुत ही बर्बर तरीके से ख़त्म कर दिया गया, कुचल दिया गया। और स्कॉटिश हाईलैंड्स के जो मतलब स्कॉटिश हाईलैंडर्स के जो लोग थे, जो कि गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, उनके गैलिक लैंग्वेज को, उनके नेशनल ड्रेस यानी कि नेशनल कॉस्ट्यूम को समय के साथ जो है धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया और उनको गैलिक लैंग्वेज बोलने से, नेशनल कॉस्ट्यूम पहनने से मना किया जाने लगा। और बहुत सारे लोग जो ऐसा करने से मना किए, मतलब वो नहीं मान रहे थे ऐसा करने के लिए, गैलिक लैंग्वेज फिर भी बोल रहे थे, नेशनल कॉस्ट्यूम फिर भी पहन रहे थे, जो लोग यानी कि इंग्लैंड का विद्रोह कर रहे थे, उनके विरोध में आ रहे थे, ऐसे लोगों को जो है ज़बरदस्ती जो है वहाँ से देश से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, दे वेर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री। तो अभी मैं बताया कि हाईलैंडर्स, ठीक है, तो देखिए ये है पूरा स्कॉटलैंड। ठीक है, और इस स्कॉटलैंड में दो पार्ट्स, ठीक है, ये जो ऊपर का एरिया है इसको हम बोलते हैं हाईलैंड्स और ये जो नीचे का एरिया है इसको हम बोलते हैं लोलैंड्स। ठीक है, तो जो अभी मैं बात कर रहा था कि हाईलैंडर्स, तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स ये ऊपर रहने वाले लोग हैं। तो ये हो गया स्कॉटलैंड। अब हम डिस्कस करेंगे आयरलैंड के बारे में। ठीक है, आयरलैंड भी जो है वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड एरिया था। यहाँ पे जो इंग्लिश लोग थे, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट्स लोग थे उनको हेल्प किया कि वो वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो कि कैथोलिक कम्युनिटी है, उसके ऊपर वो डोमिनेट करें। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि इंग्लैंड के लोगों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स का मदद किया किसके ऊपर डोमिनेट करने के लिए? कैथोलिक्स के ऊपर। जबकि आयरलैंड के अंदर संख्या किसकी ज़्यादा थी? कैथोलिक्स की। यानी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसके ऊपर माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो है डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। किसके हेल्प से? इंग्लैंड के हेल्प से। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जो है कैथोलिक्स ने जब भी जो है ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, जब भी आंदोलन किया, तो उसे सप्रेस कर दिया गया, कुचल दिया गया। और इसी दौरान 1798 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वोल्फ टोन, और उनकी एक यूनाइटेड आयरिशमैन आर्मी एक तरीके से कह सकते हैं कि थी। तो वोल्फ टोन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन की जो टीम थी, उन्होंने एक रिवोल्ट किया 1798 में, और इस रिवोल्ट को फोर्सिबली जो है बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, उसको जो है फेल कर दिया गया ब्रिटिश इंग्लैंड के द्वारा। और बाद में 1801 में आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के बना था, उनके बीच में एक ट्रीटी हुआ। उसका भी नाम था एक्ट ऑफ यूनियन 1800। ठीक है, तो उसके द्वारा 1801 में आयरलैंड को भी मर्ज कर दिया गया और अब एक नया यूनियन बना जिसको हम बोलते हैं द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहले जब स्कॉटलैंड को मिलाया गया तो क्या नाम था? द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और जब आयरलैंड को मिला दिया गया तो क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इसमें आयरलैंड शब्द को भी जोड़ दिया गया। तो अब दोस्तों मैंने पहले क्या बताया था कि ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते थे किंगडम ऑफ इंग्लैंड। जब इसमें इसको भी जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें हमने आयरलैंड को भी जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। तो उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखते हैं। अब ये जो नया नेशन बना, नया जो ये यूनियन बना,
तो इसने जो है इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट किया, यानी कि पूरे इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में इंग्लिश कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया और बाकी कल्चर के ऊपर उसने डोमिनेट करना, अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। और इसी दौरान इस नए ब्रिटेन का एक नया झंडा आया जिसको बोलते हैं यूनियन जैक, और एक नया नेशनल एंथम बना जिसका टाइटल है गॉड सेव आवर नोबेल किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, और जो बाकी लैंग्वेजेस थे जैसे स्कॉटिश लैंग्वेज, वेल्श लैंग्वेज और आयरिश लैंग्वेज, उसको जो है डीमोटिवेट किया गया, उसको जो है धीरे धीरे समय के साथ खत्म करने की कोशिश की गई। और जो बाकी जो नेशंस थे, जो ओल्डर नेशंस थे जिसमें कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स वगैरह थे, वो अब सिर्फ जो है इस यूनियन के एक सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बन के रह गए, यानी कि उनके एक अधीनस्थ, एक कहें तो पार्टनर बन के रह गए, यानी कि वो इंग्लैंड के कंट्रोल में रह करके काम करते थे बाकी तीनों, और इसमें इंग्लैंड का जो है ज़्यादा डोमिनेंस था, ज़्यादा प्रभाव था। बाद में दोस्तों ये बुक में आपके नहीं दिया हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि 1922 में जो आयरलैंड था जिसको मर्ज किया गया था, जिसके मर्ज करने के बाद इस यूनियन का नाम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड हो गया, तो उस आयरलैंड के दो पार्ट हुए। जो ऊपर वाला आयरलैंड था उसका नाम रखा गया नदर्न आयरलैंड, और जो नीचे का जो पार्ट था उसका नाम रखा गया आयरलैंड रिपब्लिक। तो 1922 में एक आयरलैंड रिपब्लिक बना जो इस यूनियन से अलग हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है जो यूनियन जैक था वो अभी भी जो है प्रभाव में, अभी इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये है इंग्लैंड का फ्लैग, ठीक है, ये है स्कॉटलैंड का फ्लैग। तो स्कॉटलैंड कब मर्ज हुआ? 1707 में, एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा। तो 1707 में जब ये मर्ज हो गया, 1707 में जब ये मर्ज हो गया, तो इंग्लैंड के फ्लैग को, स्कॉटलैंड के फ्लैग को, दोनों को मिला करके एक नया फ्लैग बना। ये फ्लैग किसका होगा? ये फ्लैग होगा द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फ्लैग, जिसमें कि इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड दोनों होंगे। ध्यान से देखिए, अगर आप दोनों को मिलाएंगे ना तो ये कुछ ऐसा डिजाइन बनेगा। बाद में जब आयरलैंड को मिलाया गया, किस ईयर में? 1801 में। तो जब 1801 में आयरलैंड को मिला दिया गया, तो अब इसके बाद जो है इस फ्लैग को भी ऐड कर दिया गया, और अभी जो फ्लैग बना वो ऐसा दिखता है, ठीक है। और इसी का नाम है यूनियन जैक, और आज भी जो है जो इंग्लैंड का जो नेशनल फ्लैग है वो यूनियन जैक ही है। तो एक बार हम इसको रिकैप करते हैं दोस्तों। देखिए मैंने बताया था कि जो द किंगडम ऑफ इंग्लैंड है उसमें वेल्स भी आता है। तो इंग्लैंड और वेल्स को कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 1542 में, और इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बना? किंगडम ऑफ इंग्लैंड। बाद में इंग्लैंड वेल्स तो जुड़ ही चुके थे, इसमें स्कॉटलैंड को जोड़ दिया गया एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के द्वारा, और अब जो नया यूनियन बना उसका नाम रखा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बाद में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड थे, अब इसमें आयरलैंड को जोड़ दिया गया। किस ईयर में? 1801 में। किस एक्ट के द्वारा? एक्ट ऑफ यूनियन 1800 के द्वारा। और अब जो नया पार्ट बना उसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इसके बाद मैंने बताया आपको कि 1922 में, जो कि आपके बुक में नहीं दिया है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1922 में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तो थे ही, लेकिन आयरलैंड का दो पार्ट हो गया, और इसमें जो नदर्न आयरलैंड था वो जो है इस यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना रहा, और इन चारों को जोड़ करके जो नया आज के समय में भी है इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। तो जब हम आज के समय में बोलते हैं ना कि यूनाइटेड किंगडम यूके, तो उस यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, जिसमें कि वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड, ये चारों कंट्रीज जो है उसमें एक पार्ट बन के रहती हैं। अब देखिए इसको हम स्ट्रेंज की उसके केस क्यों कहते हैं, इसको मैं इस बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए शुरुआत हुई है 1542 से, और ये सब काम कब खत्म हुआ है? 1922, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 380 ईयर्स, यानी कि 380 साल का लगभग समय लगा है। और जो हम आज के समय का जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन देखते हैं वो इसको बनने में 380 साल लगे, और इस दौरान बहुत सारे जो है अपहेवल, यानी कि सडन अपहेवल का ये जो है परिणाम नहीं था, यानी अचानक किसी विद्रोह के परिणाम नहीं था, जैसा कि जर्मनी और इटली में हुआ कि किसी एक स्टेट ने जिम्मेदारी ली, जैसे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के लिए पर्शियन है और इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए पिडमोंट सार्डिनियन है, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को बनाने में किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, ये समय के साथ जो है इनको मर्ज किया जाने लगा, और मर्ज करने के बाद आज के समय का यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड हमको दिखाई देता है।
प्रशिया और जर्मनी और इटली में क्या हुआ कि जब मर्ज कर दिया गया तो जो पुराने स्टेट्स थे उनका आज के समय में कोई अस्तित्व नहीं है। आज के समय में अगर आप जर्मनी में प्रशिया को खोजेंगे तो शायद आपको ना मिले, या अगर आप इटली में जाकर के पिडमोंट, सार्डिनिया और पेपल स्टेट को और टू सिसिलीज को खोजेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ अस्तित्व उनका खत्म हो गया और एक नया देश बन गया उसकी जगह पे। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के साथ क्या केस है कि मर्ज किया गया और वो अभी भी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अभी भी स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अभी भी जो वेल्स है वो इंडिपेंडेंट रहता है, अभी भी इंग्लैंड इंडिपेंडेंट काम करता है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि इन सभी के अपने अपने पासपोर्ट हैं और इनमें से कई की तो खुद की क्रिकेट टीम है। अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा स्कॉटलैंड की अपनी टीम है, ठीक है, इंग्लैंड की अपनी टीम है और वेल्स की भी अपनी टीम है। हालांकि वो बहुत ऐसी कोई मजबूत टीम नहीं है जिसको हम आईसीसी में के टूर्नामेंट्स में देखें, लेकिन इनकी अपनी अपनी नेशनल टीम है, पासपोर्ट अपने अपने हैं, इनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपने अपने लॉ हैं। तो ये सभी जो है इंडिपेंडेंट कंट्री होते हुए भी एक यूनियन के पार्ट्स रह करके एक यूनियन के पार्ट्स के रूप में काम करते हैं। और इसीलिए इतने लंबे समय के प्रोग्रेस के बाद, इतने 380 साल के का समय लेने के बाद जो है एक यूनियन बनता है और उसमें उस यूनियन में सभी कंट्री इंडिपेंडेंट भी रहते हैं और उस यूनियन के पार्ट्स भी रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रेंज केस है, ये एक अजीब दास्तान है जो बाकी सभी यूनिफिकेशन से बिल्कुल अलग है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पार्ट अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं जो आज के लेक्चर पे बेस्ड हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया 2019 में कि हाउ डिड ब्रिटेन कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ नेशन स्टेट, एक्सप्लेन। तो आपको जो मैंने प्रोसेस बताया कि किस ईयर में क्या हुआ, बस आपको वही लिखते जाना है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन, वैलिडेट द स्टेटमेंट विद रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट। 2014 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर सेम होगा, आपको क्या क्या प्रोसेस हुए वही आपको इसमें लिखने हैं। वाई इज द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम कंसिडर टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो मैंने अभी जो पिछले स्लाइड में आपको बताया ना कि किस ईयर में क्या हुआ, तो इसी को ईयर वाइज आप लिखते जाइए और फिर आप इसको एक स्टेटमेंट के द्वारा प्रूफ कर दीजिए कि हाँ इतने लंबे समय के बाद ये जो है यूनाइटेड किंगडम बना, इसलिए ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। आपने ध्यान दिया इसमें इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बनाया गया है, 2017 में पूछा गया है, यानी इसका भी आंसर सेम ही होगा। तो उम्मीद है आप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आप उसका जो है जवाब तुरंत उसके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।